हेलो डियर, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग विश्व के भूगोल में इससे पहले वाली जो टॉपिक थी उसमें हम लोगों ने पढ़ रखे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के फर्स्ट पार्ट को। आपका उस वीडियो में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था आपका कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर आपका और अप्राकृतिक संसाधन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये दोनों पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिए। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को चर्चा कर लिया आपका। और इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं किसकी, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक स्रोत के आधार पर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, कैसी है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे आपका। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें आपका। ठीक है ना। तो इतना काम आप सभी लोग जरूर कर दिया करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पढ़ रहे हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किस आधार पर, तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। और दूसरा चीज ये कि एक संस्थान है जिसे IUGG के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, और एक साइंटिस्ट, एक भूगोलवेत्ता थे जिसे हम लोग स्वेस महोदय के नाम से जानते हैं। इन दोनों लोगों के मतों को भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन दोनों ने अपने क्या मत दिए हैं आपका। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे आपका। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। जब हम लोग प्राकृतिक स्रोत के आधार पर देखते हैं या भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राकृतिक स्रोत के आधार पर सर्च करने की कोशिश की, तो वो लोग दो चीज पाए, एक ज्वालामुखी के आधार पर और एक भूकंप विज्ञान के आधार पर। यही दो माध्यम इन लोगों को सटीक मिला कि जिसके माध्यम से ये सभी लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्च कर सके आपका। जब ये लोग शुरू किए तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब ज्वालामुखी के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो इसमें एक बात समझ में आती है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं तरल मैग्मा। क्या कहते हैं? तरल मैग्मा। इस पर सबसे पहले फोकस हमारा पड़ता है आपका, तरल मैग्मा पर। तरल मैग्मा जो है वो पृथ्वी के अंदर से जो पिघली हुई चट्टानें बाहर आती है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब चट्टानें तरल अवस्था में पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ आती हैं और वो एक तरल अवस्था में, द्रव्य अवस्था में होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं आपका। ठीक है। अब एक चीज आप लोग खुद सोचेंगे कि जब पृथ्वी से चट्टानें पिघली हुई अवस्था में बाहर आती हैं तो इससे क्या स्पष्ट होता है आपका? इससे साफ साफ ये बात पता चल जाती है आपका कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग पूर्ण रूप से ठोस नहीं है आपका। लेकिन ये तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर कौन सा भाग है जो ठोस नहीं है द्रव्य माध्यम में। यह सारी बात का पता यहाँ पर नहीं चल पाता है आपका। लेकिन इतनी बात जरूर हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह पूर्ण रूप से ठोस नहीं है आपका। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं लाइन में, पृथ्वी का, यहां पर लिखेंगे, इससे पता चलता है कि, आप लोग क्रम से सारे पॉइंट्स को नोट करें। ठीक है, इससे बढ़िया नोट आपकी बन जाएगी आपका। इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग पूर्ण रूप से ठोस नहीं है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो पूर्ण रूप से आपका ठोस नहीं है। ये बात यहां पर स्पष्ट होकर के सामने चली जाती है आपका। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा बाहर आता है, इससे ये पता चल जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में नहीं है, वो कहीं न कहीं द्रवीय अवस्था में भी है आपका। इसके बाद भूगोलवेत्ता जब यहाँ से कोई सटीक जानकारी नहीं पाया आपका तो बढ़े आगे और आया वो लोग भूकंप विज्ञान की तरफ। भूकंप विज्ञान को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें भूकंप के बारे में भी थोड़ी सी बात जानने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि भूकंप को स्पेशल हम पढ़ाएंगे, एक वीडियो उसकी बनेगी जो क्लास लगेगी भूकंप की, वहां पे हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आंतरिक स्रोत के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए पृथ्वी के थोड़ा सा हम लोग भूकंप का जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में आपका। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग जानिए, एक सवाल आपसे पूछता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है, यह सवाल पूछता है आपसे। तो आप लोग बताएंगे कि किस माध्यम से हमें जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एकदम सटीक जानकारी प्राप्त होती है आपका। तो यहां पर आप नोट कर लेंगे आपका। ठीक है, लिखेंगे भूकंप विज्ञान के आधार पर, भूकंप विज्ञान
के आधार पर, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमें सटीक जानकारी प्राप्त होती है आपका। ठीक है ना, ये सवाल आप लोगों से पूछता है और आप इसे ही ट्रिक करेंगे भूकंप विज्ञान को, यानी कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सटीक जानकारी प्राप्त होती है, सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि भूकंप विज्ञान के आधार पर जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमें सटीक जानकारी प्राप्त होती है आपका। ये सवाल आपसे पूछता है आपका, तो आप क्या ट्रिक करेंगे भूकंप विज्ञान के आधार पर। आप कोई भी माध्यम ट्रिक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आयुजीजी को या फिर आयुजीजी जो बताता है वो सही बताता है आपका, क्योंकि आयुजीजी जो है वो संस्थान है और वह पृथ्वी के संबंध में आंकड़े पेश करती है, वो जो भी बात करती है वही बात माना जाता है आपका। ठीक है, तो वह भी यही बात कहेगी, भूकंप विज्ञान के आधार पर ही वो सारी बातें बताएगी आपका, लेकिन जो सटीक जानकारी प्राप्त होती है वो भूकंप विज्ञान से ही प्राप्त होती है। आयुजीजी जो संस्थान है वह आंकड़े देती है, वही बताती है सारी बातों को आपका। ठीक है, लेकिन ये ज्वालामुखी वगैरह वाला जो माध्यम है या अप्राकृतिक साधन है आपका, या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो साक्ष्य जो प्रमाण है उनके संबंध में, ये सब गलत है। इन सबों से सटीक जानकारी पृथ्वी के बारे में नहीं मिल पाती है। सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है, वो है आपका भूकंप विज्ञान। और पृथ्वी के संबंध में जो आंकड़े पेश करने वाली संस्थान है वो है कौन सी, आयुजीजी। अभी लिखवाएंगे उसको आगे। ठीक है ना, इतना पॉइंट्स आप लोग नोट करिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग बनाइएगा आप लोग भूकंप विज्ञान, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपका। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए यहां पर अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए भूकंप विज्ञान। और दूसरा चीज ये कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर करें, पुनः हम शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग वीडियो को, कि और भी लोगों को ये वीडियो क्या प्राप्त हो जाए आपका। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के आधार पर हम सभी लोग देखेंगे आपका। ठीक है ना, चलिए हेडिंग बनाएंगे आप लोग भूकंप विज्ञान आपका। ठीक है, भूकंप विज्ञान, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे आज भूकंप विज्ञान को आपका। ठीक है, भूकंप विज्ञान में भूकंप के तरंगों के बारे में हम लोग जानेंगे, भूकंप विज्ञान हेडिंग बनाएंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, भूकंप विज्ञान जब हम लोग पढ़ते हैं तो भूकंप में कितनी प्रकार की तरंगे होती हैं, ये बात यहाँ पर नोट करेंगे आपका। तो भूकंप में लिख लेंगे आप लोग, भूकंप में तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। यानी कि भूकंप में कितनी प्रकार की तरंगे होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। इन तीनों तरंगों को आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये जो तीन प्रकार की तरंगे होती हैं वो कौन कौन सी तरंगे हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले इनको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होती है जिसे हम लोग पार्थिव तरंगे कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थिव तरंगे। और एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं सतही तरंगे, क्या कहते हैं, सतही तरंगे। एक बात ध्यान दो बच्चों कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, भूकंप को भी मैं थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे आपका। तो पार्थिव तरंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी तरंगे आती हैं, ये आपसे सवाल बन जाता है यहाँ पर। तो पार्थिव तरंगों में आप लोग देखेंगे तो पी तरंगे हो जाएंगे आपका। कौन कौन सी तरंगे, पी तरंगे और यस तरंगे हो जाएंगे आपका, ये पार्थिव तरंगों में हो जाएंगे आपका। और यल तरंग जो होती है आपका, ये कौन सी तरंग होती है आपका, तो यल तरंग जो है आपका ये सतही तरंगों में आती है। किसमें आती है आपका, सतही तरंगे कहलाती है। जो यल तरंग होती है ये सतही तरंगे आपका कहलाती है। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग इस पॉइंट्स को, क्योंकि आपसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से पार्थिव तरंगों का उदाहरण कौन सी तरंगे हैं, तो आप नोट कर लेंगे बकायदे कि पी तरंगे और यस तरंगों को हम लोग पार्थिव तरंगे कहते हैं और यल तरंग को हम लोग सतही तरंगे कहते हैं। क्योंकि जो यल तरंग है वो सिर्फ और सिर्फ सतह पर चलती है आपका, यह केंद्र की तरफ नहीं जाती या पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ नहीं जाती। फिलहाल हम लोग और भी डिटेल जानकारी हम लोग भूकंप वाली जो टॉपिक होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लगातार। अब इसी के बाद हम लोग भूकंप को पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के बाद ही आपका। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को नोट करेंगे आप सभी लोग। इसके बाद एक एक करके मैं थोड़ी बहुत बातें तरंगों के बारे में लिखवा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, नोट करते चलिए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप सभी लोग, पी तरंगे। थोड़ा थोड़ा बस यहाँ पर जानना है हर तरंगों के बारे में। ठीक है, क्योंकि
आखिर आगे आगे हम लोग भूकंप विज्ञान को पढ़ेंगे ही, तो वहां पर सारी चीजों को हम लोग डिटेल कर लेंगे आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पी तरंगे, पी तरंगे। ध्यान देना आप सभी लोग, पी तरंगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा हम लोग जानना है, पी तरंगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखेंगे यहाँ पर इसे प्राथमिक तरंगे, इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं आपका। यानी कि पी तरंग को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, या अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसे पार्थिव तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से हम सभी लोग जानते हैं आपका। और यह सबसे तेज गति से जो है चलती है आपका। ये भूकंप की वो तरंगे जो सबसे तेज गति से चलती है आपका, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो भूकंपीय मूल से जब इसकी उत्पत्ति होती है ना, तो ये अधिकेंद्र पर जो है सबसे पहले पहुंच जाती है आपका, ठीक है ना। सबसे पहले जो सेंटर पर पहुंचती है, कौन सी तरंग एपी सेंटर पर पहुंचती है आपका, तो पी तरंग पहुंचती है, ये सबसे तेज चलती है आपका, ठीक है। तो लिख लेंगे यह सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली तरंग है। लिखेंगे यह सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली तरंग है। यह सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली तरंग है। और ये तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। यहां पर लिखेंगे ये ध्वनि तरंगों की भांति, ये ध्वनि तरंगों की भांति, ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। और माध्यम की सघनता जितनी अधिक होगी, यह तरंगों की गति भी क्या होती है, उतनी अधिक होती है। यानी कि जो भूकंपीय तरंगे होती है ना, ये पी वाली जो तरंग होती है, यह माध्यम पर डिपेंड करती है आपका। माध्यम जितना सघन होगा उतनी ही तीव्र गति से ये चलती है। आपका लिख देंगे यहाँ पर, माध्यम जितना सघन होगा ये उतना ही तेज चलती हैं, यानी कि माध्यम जितना सघन होता है, ये तरंगे उतना ही तीव्र गति से क्या करती हैं, चलती हैं। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ हम ग्राफ बना दे रहे हैं जिसमें आप सभी लोग समझेंगे आपका पी तरंगों को, ठीक है। देखिए ये पी तरंगे जो है ये केंद्र की ओर बढ़ेंगी आपका। और यहां देखेंगे तो एक समय के बाद ये तरंगे क्या करेंगी, इधर घूमने लगेंगे आपका, ठीक है। और इधर भी आप देखेंगे तो ये तरंगे जो है आपका सीधे भी निकल जाती हैं, सीधे, ठीक है। यानी कि ये तरंगे जो है आपका, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये सीधे भी निकल जाती हैं और यहां से घूम भी जाती हैं आपका। पी तरंगे, सिर्फ पी तरंगों को मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपका, ठीक है ना। यानी कि पी तरंगे जो है ये क्रस्ट से चलना शुरू करती हैं आपका, और केंद्र की ओर जब बढ़ती हैं तो ये तरंगे क्या करती हैं आपका, ये माध्यम ये सीधा निकल जाती है, पृथ्वी केंद्र से होते हुए क्या करती है, सीधा निकल जाती हैं। और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पी तरंग छाया क्षेत्र के नाम से इसे जानते हैं। नोट करेंगे आप सभी लोग, पी तरंग छाया क्षेत्र, यानी कि पी तरंग छाया क्षेत्र के नाम से इसे जानते हैं आपका, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। 103 डिग्री पर यह तरंगे घूम जाती हैं। ये 103 डिग्री पर, यहां लिखेंगे 103 डिग्री पर यह तरंगे जो होती हैं ये घूम जाती है। सवाल कभी भी पूछता है कि 103 डिग्री घूमती हैं, तो आप जवाब देंगे 103 डिग्री को। फिलहाल इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पर, मैं तो थोड़ा जानने के लिए बता दे रहा हूँ आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे यस तरंगे। यस तरंगों को आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, और उनके बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद हम सभी लोग चर्चा कर लेंगे आपका, किसके बारे में, IUGG की जो आंकड़े हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपका, ठीक है। इसे नोट करेंगे आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए फटाफट हेडिंग आप लोग बनाएंगे, यस तरंगे, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, यस तरंगे, यस तरंगे हेडिंग बनाइए। और यहाँ पर लगभग आप थोड़ी बहुत भूकंप के बारे में भी जान लेंगे। फिलहाल भूकंप के बारे में अगली क्लास में हम लोग बताएंगे, जो भूकंप की हम लोग चर्चा वहां पे करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए यस तरंगों के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। यस तरंगे, यस तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, द्वितीयक तरंगे होती हैं, इन्हें हम लोग द्वितीयक तरंगे कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहते हैं, या इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ध्यान देना एक पॉइंट, जो पी तरंग होती है ना, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती है। वहां पर आप लोग नोट कर लेंगे, जो पी तरंग मैंने बताया है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती है। लेकिन यह जो है ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है, तरल माध्यम में गमन नहीं करती है, ठीक है ना। इसकी गति लिख लेंगे, गति पी तरंग से कम होती है। गति क्या होती है, वो पी तरंग से इसकी गति क्या होती है, कम होती है आपका, ठीक है ना। यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, यह केवल व केवल ठोस माध्यम में आपका चलती है, ठीक है ना। यानी कि जो पी तरंग है आपका, सॉरी यस तरंग है, यह केवल जो है किस माध्यम में चलती है आपका, तो ठोस माध्यम में गमन करती है, ये द्रवीय माध्यम में गमन नहीं करती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गैसीय माध्यम में ये गमन नहीं करती है आपका। अब एक बात ध्यान देना, आपसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है जो तरल माध्यम में गमन नहीं करती है, तो यस तरंग आपका हो जाएगी, जो तरल माध्यम में गमन नहीं करती है। यहाँ पर एक पॉइंट्स आप लोग बना लेंगे, एक ग्राफ और यहाँ पर बनाएंगे आप सभी लोग। ग्राफ आप लोग फटाफट बनाएंगे जिससे आपका फायदा होगा आपको यहाँ, ठीक है ना। ग्राफ को आप लोग बना लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बेहतरीन ये समझ में आएगा आपका, ठीक है। देखिए ये यस तरंगे हैं आपका, यस तरंगे हैं। अगर इनको हम लोग देखें यस तरंगों को, तो ये तरंगे जो है आपका, ये 103 डिग्री पे क्या होती हैं, घूम जाती है। यस तरंगे जो है ये 103 डिग्री पर जो है यस तरंगे आपका, ठीक है। यह 103 डिग्री पे क्या हो रही है, घूम जा रही है आपका 103 डिग्री, यहां पर नोट करेंगे आप, 103 डिग्री पे घूम जा रही है। और ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह यस तरंग छाया क्षेत्र कहलाएगा। नोट कर लेंगे यहां पर, यस तरंग छाया क्षेत्र, यानी कि यह यस तरंग छाया क्षेत्र आपका कहलाएगा, ठीक है ना। यह यस तरंग छाया क्षेत्र है आपका, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग बना लीजिए, अगली हेडिंग यल तरंगे, क्योंकि इन तीनों तरंगों को यहाँ पर पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़े रहेंगे आप तभी समझ पाएंगे, ठीक है। यल तरंगों को आप लोग नोट कर लेंगे। और यल तरंगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि ये तरंगे केवल धरातल पर चलती है, यानी कि ये तरंगे जो है वह केवल कहां चलती है आपका, तो ये धरातल पर सिर्फ और सिर्फ गमन करती हैं आपका, ठीक है ना। यानी कि यह तरंगे जो है ये केवल धरातल पर चलती हैं। इसे ये तृतीयक तरंगे, ये तृतीयक तरंगे हैं आपका, ये तृतीयक तरंगे हैं आपका। और इनकी एक विशेष बात ये है आपका कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। यानी कि जो यल तरंगे हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी हैं, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में क्या करती हैं, गमन करती हैं आपका,
ठीक है ना। इनके बारे में और भी ज्यादा हम सभी लोग जानेंगे कब, जब भूकंप विज्ञान को पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में और भी ज्यादा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो जरूरत है बस उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपका, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए तो ये रहा भूकंप के बारे में थोड़ी जानकारी। अब आइए हम लोग थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। देखिए कैसे पता चला कि भूकंप विज्ञान के आधार पर हुआ। ये कि जब भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूगोलवेत्ताओं ने सर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि भूकंपीय तरंगे जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर पहुंच रही है आपका, जैसे जैसे ये पृथ्वी के अंदर गई वैसे वैसे इन तरंगों की चाल जो है वो बढ़ती चली गई। गति क्या है, बढ़ती चली गई। जब गति बढ़ती चली गई और एक समय के बाद चूंकि पृथ्वी के केंद्र की तरफ सिर्फ और सिर्फ यस और पी यही दो तरंगे गई, यल तरंग तो धरातल पर ही रह गई आपका। जब ये दोनों तरंगे पृथ्वी के अंदर जाना शुरू की, पी और यस, तो ये एक समय के बाद जैसे जैसे कुछ दूरी तय करती गई तो एक समय के बाद इनकी चाल में परिवर्तन आता गया आपका, इनकी गति बढ़ती गई आपका, जिससे भूगोलवेत्ताओं ने ये अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना हुआ है आपका। आइए हम लोग जानते हैं IUGG के अनुसार क्या आंकड़े इसने दिए और इनके अनुसार हम सभी लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है आपका, ठीक है ना। यहां पर आप नोट करेंगे आपका, ठीक है। चलिए देखेंगे यहां पर हम सभी लोग IUGG के अनुसार आपका, ठीक है ना। हमने बताया था कि IUGG एक ऐसी संस्थान है जो पृथ्वी के संदर्भ में आपका आंकड़े पेश करती है आपका, ठीक है ना। ये क्या बताती है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए IUGG को पहले आप लोग जाने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी जियोफिजिक्स, इसका फुल फॉर्म है आपका कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी जियोफिजिक्स, अर्थात भूमापी तथा भूभौतिकी विज्ञान का संघ, ये इसका फुल नेम है आपका। और इसके अगर हम लोग मुख्यालय की बात कर लेते हैं, अगर ध्यान देंगे आप सभी लोग, अगर इसके मुख्यालय की हम लोग बात करेंगे तो ब्रुसेल्स आपका, इसका मुख्यालय कहां पर है आपका, ब्रुसेल्स, यहां पर लिख लेंगे आप लोग ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय जो है आपका ये हो जाएगा ब्रुसेल्स। और स्थापना की अगर हम लोग बात करें, ये सवाल आप लोगों से पूछता है कभी कभी, स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1919 मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स हो जाएगा। और स्थापना इसकी नोट कर लेंगे आप लोग 1919 आपका, ठीक है ना। ये चीज नोट करेंगे। अब ये क्या पृथ्वी के बारे में बताती है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और यही भूकंप विज्ञान के आधार पर ही ये बात होती है आपका, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है आपका, ये क्रस्ट है आपका सबसे ऊपरी भाग, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम सभी लोग खड़े हैं उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं आपका। क्रस्ट के बाद ये एकदम आंतरिक भाग है जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं आपका, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है आपका, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि जो भूकंपीय तरंगे हैं ये जब ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रवेश करना शुरू की, वहां पर हमने ग्राफ में बनाए थे आपका, जैसे आप यहाँ पर एक बार पुनः देखेंगे ग्राफ में कि ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। जब ये भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की केंद्र की ओर बढ़ेंगी, यहां पर हम दोनों को बताएंगे एक साथ, पी और यस को, तो देखा ये कि जो पी तरंगे हैं वो पृथ्वी के केंद्र में निकल जाती हैं उस पार आपका, दूसरी पार ये पी तरंगे जो होती हैं ये निकल जाती हैं, और यस तरंगे जो होती हैं वो यहीं से क्या होती हैं, घूम जाती हैं इधर। ये चीजें हमने लिखवा दी आपको शुरू में ही बताया, ये यस तरंगे हैं जो घूम जाती हैं और पी तरंगे क्या होती हैं, सीधा निकल जाती हैं आपका। लेकिन सीधे जो है पी तरंगे लुप्त और यस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, वो पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं जा पाती हैं। अब भूगोलवेत्ताओं ने ये देखा कि अगर ये दोनों तरंगे नीचे की तरफ जा रही हैं, एक समय के बाद अगर यस तरंग लुप्त हो रही है, इसका मतलब ये इन लोगों को समझ में आया कि देखें कि यहाँ की बनावट कैसी है पृथ्वी की। तो इन लोगों ने जब सर्च करने की कोशिश की, यस तरंगों के बारे में जब जानने की कोशिश किया तो पाया ये कि यस तरंगों की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो द्रवीय माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पर भूगोलवेत्ताओं को ये चीज मिल गया आपका कि जब ये यस तरंगे द्रवीय माध्यम में गमन नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का ये जो केंद्रीय भाग है वो कैसा है आपका, द्रवीय माध्यम में है। अर्थात 2900 किलोमीटर के बाद की जो एरिया है वो कैसी है, द्रवीय माध्यम में आपका, इसी कारण जो है यह यस तरंगे जो है यहाँ पर क्या हो रही है, लुप्त हो जा रही है आपका, ठीक है ना। यह बात यहाँ पर पता चल जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही बनाया गया आपका। अब देखिए 0 से 30 किलोमीटर पर जब ये भूकंपीय तरंगे पहुंची तो इनकी गति एक सामान्य रेशियो पर थी आपका,
लेकिन जैसे जैसे ये पृथ्वी के अंदर की तरफ एंट्री करती गई, इनकी तरंगों की चाल भी क्या हुई, परिवर्तित होती गई, आपका बढ़ती चली गई। आपका जहां जहां पर इनकी चाल में परिवर्तन हुआ, वहां वहां पर एक एक असंबद्धता यहाँ पर जुड़ी है, जो सवाल में आपसे पूछी जाती है। आपका देखेंगे, जब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में यहाँ पर जब भूकंपीय तरंगों की चाल में परिवर्तन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। आपका इसके बाद निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के मध्य में फिर यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की चाल एक बार परिवर्तित होती है, और यहाँ पर भी एक असंबद्धता बनकर निकल सामने आती है आपका, जिसे हम लोग मोहरोविकिक असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ये सवाल पूछता है कि मोहरोविकिक असंबद्धता का स्थान कहां पर है आपका, तो मोहरोविकिक असंबद्धता का स्थान निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच में है। आपका इसके बाद ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के बीच में फिर जो है यहाँ पर 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भूकंपीय तरंगों की चाल में एक बार फिर परिवर्तन आता है आपका, और यहाँ पर फिर एक असंबद्धता उत्पन्न होती है, जिसे रेपटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। छात्रों, इन असंबद्धताओं को भी आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, यहां से सवाल में पूछता है कुछ नहीं, 2-3 बार बताएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, रेपटी असंबद्धता आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो निचला मेंटिल और बाह्य क्रोड के बीच में एक असंबद्धता आती है आपका। यहाँ पर जब भूकंपीय तरंगों की चाल में परिवर्तन होता है, तो यहाँ फिर एक असंबद्धता निकल कर आती है, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। आपका आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद, तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में फिर एक बार इन तरंगों की चाल में परिवर्तन होता है, और यहाँ पर एक असंबद्धता और सामने आती है, जिसे लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं, और यह केंद्रीय भाग की जो दूरी हो जाती है वो 6371 या 6370 किलोमीटर की दूरी ये हो जाती है आपका। ठीक है, तो ये भूकंपीय तरंगों की चाल के आधार पर जो है इस ग्राफ को बनाया गया, और यह आंकड़े आईयूजीजी पेश करती है आपका। अब देखेंगे आप सभी लोग, तो इसमें देखिए एकदम एग्जैक्ट किलोमीटर के आधार पर भूकंपीय तरंगों की चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और यह भी पता चल रहा है कि कहां से जो है ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रवीय माध्यम में आपका। तो ये जो केंद्रीय भाग है, ये पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है आपका, यह किस माध्यम में है, यह द्रवीय माध्यम में है, जहां पर यस तरंगे गमन नहीं करती हैं, वो नहीं जा सकती हैं आपका। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर इनका घनत्व भी बढ़ता है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है वो किसी भारी घनत्व वाले धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, तत्वों से मिलकर के बना हुआ है आपका। ठीक है, ये बात यहाँ पर सामने कराती है आपका। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एकदम सटीक जानकारी आपको प्राप्त होती है। इस ग्राफ को आप लोग नोट करेंगे, यह आईयूजीजी के द्वारा दिया गया ग्राफ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से असंबद्धताओं को पूछता है, या फिर पूछेगा कि मेंटिल की रेंज क्या होती है, तो 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की रेंज का ये जो पूरा एरिया होता है, इसे मेंटिल कहते हैं। 2900 के बाद 6371 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्रोड कहा जाता है, और बाकी इसके ऊपर का जो क्षेत्र है आपका उसे क्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दूरी भी हमने डिसाइड कर दी है, जो आप लोग देख लेंगे आपका। ठीक है ना, बना लेंगे 0 से 30 किलोमीटर आपका ऊपरी क्रस्ट, इसके बाद 200 किलोमीटर तक निचला क्रस्ट, 200 किलोमीटर से आप देखेंगे तो 700 किलोमीटर के आसपास ऊपरी मेंटिल, 700 से लेकर 2900 के बीच का निचला मेंटिल, 2900 से लेकर 5150 बाह्य क्रोड, और 5150 से 6371 आपका आंतरिक क्रोड हो जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे, और यहीं पर मैं एक ग्राफ और आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं आपका स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये तो रहा आईयूजीजी के अनुसार, और यही छोटे से ग्राफ पर आप लोग देखेंगे स्वेस महोदय के अनुसार। नोट करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, स्वेस महोदय के अनुसार, स्वेस महोदय के अनुसार। यह सवाल पूछता है आपसे कि स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी पूछ लेता है आपसे, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूं आपका। ठीक है, चलिए आप लोग इस ग्राफ को जरूर बना लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, चलिए स्वेस महोदय के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, और स्वेस महोदय के अनुसार जब आप लोग देखेंगे तो इन्होंने भी कुछ बातें बताई, लेकिन इनके विचारों से भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। सबसे सटीक जानकारी आपका आईयूजीजी के माध्यम से ही आपका मिलती है। स्वेस महोदय ने क्या कहा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, आइए यहां पर हम लोग देख लेते हैं आपका। ठीक है, इन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट करके देखा आपका।
1, 2 और 3। यहां पर आप लोग देखेंगे इन्होंने ये देखा सीमा, सियाल और नीफे, यानी कि सियाल, सीमा और नीफे के आधार पर सियाल, सीमा और नीफे, यानी कि सियाल, सीमा और नीफे के आधार पर इन्होंने जो है क्या किया, भूकंपीय तरंगों पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बांटा इन्होंने आपका, ठीक है ना, यानी कि सियाल, सीमा और नीफे के आधार पर। अब यहाँ एक बात ये सामने निकल कर आती है, यहां से पूछता है कि ये 3 भागों में बांटा तो इसका नाम क्या था। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन रूपों में बांटा गया, तो सियाल, सीमा और नीफे। यहां पर लिखेंगे आप सियाल, सीमा और नीफे, यानी कि सियाल, सीमा और नीफे। अब एक सवाल बनता है, इस सियाल वाली परत में किसकी अधिकता होती है, ये सवाल आप लोगों से पूछता है। इसमें देखेंगे आप तो सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है इसमें। सिलिका, नोट करेंगे यहां पर, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सिलिका और एल्युमिनियम तत्व होता है। ये स्वेस महोदय के अनुसार ये बटा हुआ है आपका, ठीक है ना। ये पृथ्वी को 3 भागों में बांट करके पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है 3 भागों में बांट करके जो है स्वेस महोदय ने यहाँ पर जो है क्या किया, सर्च करने की कोशिश की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने की कोशिश की यहाँ पर आपका, ठीक है ना। स्वेस महोदय ने इन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे सियाल इन्होंने कहा, और इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, सिलिका और एल्युमिनियम की, और इसका घनत्व कैसा होता है, कम घनत्व होता है, कम घनत्व, यहाँ पर लिख देंगे आप सभी लोग। दूसरा होता है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम। दूसरे पार्ट में पूछता है कि निम्नलिखित में से सियाल में किसकी अधिकता होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम, यहां पर नोट करेंगे। सिलिका और मैग्नीशियम आपका। इसके बाद थोड़ा अधिक घनत्व होता है, मध्यम घनत्व, लगभग यहां पर लिख देंगे आप लोग मध्यम घनत्व, यानी कि यहां पर घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अब जब नीफे की बात हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होता है, निकिल और फेरस कहें या इसे आप फेरियम कहेंगे, फेरियम, या इसे आप लोहा कहें, कुछ भी कहें, बात एक ही आपका। और इसका जो घनत्व होता है सर्वाधिक घनत्व, यहां पर लिख देंगे आप सर्वाधिक घनत्व। आप सभी लोग जानते हैं कि लोहा का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है आपका, लोहा का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है आपका, ठीक है ना। तो ये है IUGG के अनुसार, और स्वेस महोदय के अनुसार ये आंकड़े दोनों आपके लिए पेश कर दिए हमने। और ध्यान देना आप सभी लोग, यहां से सवाल पूछता है ये कि सियाल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है आपका, तो आप देखेंगे सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सीमा में किसकी अधिकता होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। नीफे में किसकी अधिकता होती है, निकिल और फेरस की होती है, या फेरियम की होती है आपका, ठीक है ना। इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। और ये स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में, इसके आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ये सवाल पूछता है कि स्वेस, सीमा, सियाल, नीफे के रूप में निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने बांटा है पृथ्वी के आंतरिक भाग को, तो स्वेस महोदय के अनुसार। ये चीज याद रखना। और वो वाला जो पहला वाला ग्राफ हमने बनाकर दिखाए थे वो IUGG के अनुसार है आपका, ठीक है। और एक लास्ट बात मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में एकदम सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है कहां से, तो भूकंप विज्ञान के आधार पर आपका, ठीक है ना। तो ये रहा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी जो परीक्षाओं में आप लोगों से पूछी जाती है आपका, ठीक है ना। ये दोनों वीडियो को आप लोग जब देख लेंगे ना, इसके बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना से आपका एक भी सवाल गलत होने वाला नहीं है आपका। किसी भी एग्जाम में चाहे कोई भी पेपर देने आएंगे, आपका एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भूकंप के बारे में आपका। अगली क्लास में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, भूकंप की चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़िए क्लास से, और अगली क्लास में आप सभी लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका, उसमें आप लोग जानेंगे किस प्रकार से भूकंप आता है,
किन किन प्रकारों से भूकंप आता है, भूकंप से क्या हानियां होती है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी आपका, और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, अब आप सभी लोग हमको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।